सो इंडोर्समेंट का जो मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट करते हैं आपके ब्रांड के लिए, आपके कंपनी के लिए, है ना। सो फॉर दैट वी आर पेइंग देम द फंड एंड दे आर बेसिकली इंडोर्सिंग आवर ब्रांड, ठीक है, ऑन बिहाफ, मतलब आपके लिए वो इंडोर्स करते हैं आपके ब्रांड को, ठीक है। तो दैट इज इंडोर्समेंट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडोर्समेंट इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या क्या आएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में आपका प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स, ये तीनों आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके इंडोर्समेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पर जो पर्सन होगा हु इज द होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी होल्डर होगा आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, या तो ए होगा या तो बी, दोनों में से जो भी आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा, इन साइनिंग हिज और हर नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी इंस्ट्रूमेंट है अगर आपका, मान लीजिए ये अगर आपका ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये फ्रंट हो गया और मान लीजिए कि ये बैक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बोल सकते हैं बैक में यहाँ पर वो पर्सन अपना साइन करेगा और साइन से वो एक तरीके से अपना टाइटल ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने टाइटल को ट्रांसफर कर रहा है और अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है। सो द ट्रांसफरिंग ऑफ द टाइटल, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय साइनिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन इट्स बैक, दैट इज नोन एज इंडोर्समेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट एवरीवन? यस मैम। क्लियर हो गया? एंडोर्समेंट क्या है? बेसिकली इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स टाइटल और ओनरशिप बाय साइनिंग। जिसके पास भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी होल्ड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, वो अपना साइन करेगा। अब इस टाइटल को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है। सो दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट, ठीक है। That is known as endorsement, and endorsement may be in the favor of the another individual or legal entity, यानी it can be transferred to the other individual. For example, मान लीजिए यहाँ A है और B है, लेकिन it can be transferred to the third party as well as that can be transferred to the legal entity. So it is known as it is known as endorsement of the negotiable instrument. सबको ये point clear हो गया? What is the meaning of endorsement of negotiable instrument? Clear हो गया? सबको समझ आया? What is the meaning of that? Class? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। So what is the meaning of endorsement of instrument? The act of a person, मतलब एक person जो है who is holder of the negotiable instrument, यानी holder जो है negotiable instrument का। एग्जाम्पल में ये देखिए, अगर यहाँ पर आपका कोई भी हो सकता है, ए मान लीजिए ये पर्सन है, इसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है इसके पास? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो द एक्ट ऑफ द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आइदर इट कैन बी द प्रोमिशनरी नोट, इट कैन बी द चेक, इट कैन बी द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास जो भी ए है, उसके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड कर रहा है, ठीक है, एंड इस इंस्ट्रूमेंट को अगर वो चाहता है ट्रांसफर करना किसी और पार्टी को, मान लीजिए बी को अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बैक साइड पे उसको साइन करना पड़ेगा, और इस ये साइन के थ्रू ही इज बेसिकली ट्रांसफरिंग हिज ओनरशिप or title to the other party, to the other person. That is known as endorsement of the instrument. That is known as endorsement of the instrument
when the holder of the negotiable instrument is transferring his title or ownership to the another person or to the another party, to the legal entity, by signing on the back of the negotiable instrument. It is known as endorsement of instrument. Why I am using all the time endorsement of instrument? Because endorsement का मतलब आपका normally यही मतलब कुछ और टर्म में होता है, इंस्ट्रूमेंट के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बताया आप लोगों को। क्लियर हो गए सबको ये पॉइंट? एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्लियर हो गया? एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट जो होता है वो किसी के भी फेवर में हो सकता है, या तो इंडिविजुअल पर्सन के फेवर में हो, या कंपनी के फेवर में हो, कोई लीगल एंटिटी के फेवर में हो, ठीक है। दैट कैन बी बेसिकली एंडोर्स मतलब फेवर टू द इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए, ठीक है। इंडोर्समेंट जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी को लीगली तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि इफ ए जो है वो बी को लीगली ट्रांसफर कर रहा है जब वो इंडोर्समेंट कर रहा है तो, ठीक है। द पर्सन हुम द इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स, मतलब कि जिसके नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट जो है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि ए यहाँ पर बी को कर रहा है, तो बी यहाँ पर कौन होगा? बी जो होगा वो इंडोर्सी होगा। बी कौन होगा? इंडोर्सी होगा, जिसके नाम पे, जिसके फेवर पे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो बी इज नोन एज एन इंडोर्सी। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडोर्सी कहेंगे। और जो पर्सन है जो इंडोर्समेंट बना रहा है, यानी कि ए जो है वो साइन कर रहा है इस पे, आपके इंस्ट्रूमेंट पे, तो ए को कहेंगे इंडोर्सर। यानी जो इंडोर्समेंट के लिए इंडोर्समेंट को बना रहा है, द पर्सन हु इज मेकिंग द इंडोर्समेंट, दैट पर्सन इज नोन एज इंडोर्सर। एंड इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी, दैट पर्सन जिसमें इंडोर्समेंट किया जा रहा है जिसके लिए, दैट पर्सन इज नोन एज इंडोर्सी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो यहाँ पर इंडोर्सर कौन होगा? इंडोर्सर होगा आपका ए और इंडोर्सी होगा यहाँ पर बी। क्लियर? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? ठीक है। Yes. So the person making the endorsement is known as endorser, and the person whom मतलब जिसके फेवर में endorsement किया जा रहा है, the person who is getting the endorsement या favor of endorsement, that person is known as endorsee. I guess यहाँ तक point सबको clear हो गया होगा? Clear हो गया ना? क्योंकि Yes, इंडोर्समेंट और इंडोर्सी अगर आप बुक से पढ़िएगा तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम और बहुत ही कोर लॉ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है ना समझ आए। तो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर बुक के भी पार्ट्स को कर लेंगे। एक मिनट। यस अभिजीत। ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट दिए हुए हैं जो बुक में गिवन नहीं है, तो सुन लो ध्यान से क्या क्या टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट में सबसे पहला इंडोर्समेंट है दैट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट। दैट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट। यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, बहुत बेसिक से करवा रही हूँ इसीलिए ताकि समझ आए। तो लिखिए टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट के कितने टाइप हैं? सबसे पहला पॉइंट है दैट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंक? खाली। खाली, एम्प्टी, नाम ही बता रहा है। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या होगा? वेयर द इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली एंड इट बिकम्स पेएबल टू बियरर। यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक इंडोर्समेंट में जो इंडोर्सर है वो अपने साइन में सिर्फ अपना नाम लिखेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर इंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली, मतलब यहाँ पर एक तरीके से साइन में सिर्फ अपना नाम लिखेगा। मान लीजिए कि किसी का नाम है के, तो यहाँ पर वो सिर्फ के ऐसे लिख देगा, और ये उसके लिए दिस इज नोन एज ब्लैंक इंडोर्समेंट, वेयर द ओनली नेम इज रिटन एज अ साइन ऑफ द इंडोर्सर एंड इट बिकम्स पेएबल टू द बियरर। पेएबल टू द बियरर मतलब जो उसको भी ये ट्रांसफर कर रहा है वो इसको पे करेगा, ठीक है, पेएबल हो जाएगा टू बियरर। अब स्पेशल इंडोर्समेंट क्या होता है? देयर इज द सेकंड टाइप ऑफ द इंडोर्समेंट दैट इज स्पेशल इंडोर्समेंट। दैट इज स्पेशल इंडोर्समेंट।
स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या होगा, जो आपका इंडोर्सर है, हमेशा याद रखिएगा जो इंडोर्समेंट कर रहा है, सॉरी, ठीक है, दैट इज नोन एज दे आर नोन एज इंडोर्सर, ठीक है, where the endorser puts his sign and writes the name of the person who will receive the payment, ठीक है। जब यहाँ पर इंडोर्समेंट में क्या होगा, देखो ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या है, सिर्फ साइन कर दिया गया, सिर्फ साइन किया यहाँ पर, और साइन करने के बाद ही इसको ट्रांसफर कर दिया मान लीजिए बी को। अब बी जो है उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, अब इंस्ट्रूमेंट आ गया तो बी जो है वो अब लाइबल हो गया पे करने के लिए, ठीक है, जिसके मतलब बी के पास अब ये आ गया, तो बी को मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो फिर बी को कोई पेमेंट, मतलब बी पेमेंट करेगा, इट्स नॉट बी को कोई पेमेंट करेगा, बी जो है वो पेमेंट करेगा जिसके पास आ गया। इन द केस ऑफ द आपका प्रोमिसरी नोट में तो यही सिचुएशन है, नहीं प्रोमिसरी नोट में उल्टा है, जस्ट जिसके पास आपका होगा उसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसके पास होगा वो पेमेंट करेगा। तो या तो बी है तो बी के पास अगर प्रोमिसरी नोट है तो बी को पेमेंट मिलेगा, या तो फिर बी पेमेंट करेगा। तो सिर्फ बियरर वाला कंडीशन यहाँ लग गया, जिसके पास होगा उसी के पास एक्शन होगा उसी के लिए, ठीक है। स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या सिचुएशन होगा आपका कि यहाँ पर जो इंडोर्सर है, इंडोर्सर का मतलब कौन हो गया, जिसने वो इंडोर्समेंट किया है। तो यहाँ पर इंडोर्सर जो होगा ही पुट्स हिज नेम, मतलब इंडोर्सर जो है ये मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर वो अपना नाम लिखेगा, और नाम लिखने के बाद वो यहाँ पर साइन भी करेगा, और नाम किसका होगा यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट, यानी जिसको पैसा मिलेगा उसका नाम भी यहाँ पर लिख देगा। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिसको पेमेंट ma'am. मिलना है, जिसको पेमेंट मिलना है उसका यहाँ पर ये नाम लिख देगा, द पेमेंट जिसको मिलना है उसका नाम लिखेगा और यहाँ पर साइन करेगा। तो मान लीजिए पेमेंट जो है वो मिलना है एक्स पर्सन को, तो यहाँ पर एक्स पर्सन का नाम लिख दिया, और इस इंस्ट्रूमेंट को मान लीजिए ये केस होगा, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज है, और इसको ट्रांसफर कर दिया किसी सी को। अब जो सी है वो पेमेंट करने के लिए लाइबल है किसको, एक्स को, किसको पेमेंट करेगा, एक्स को। अब समझ में आया पॉइंट ये वाला। ब्लैंक में क्या है ना, ब्लैंक में बियरर वाला सिचुएशन बस आ रहा है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वही जो होगा वो पेमेंट उसी को मिलेगा, वो वाला कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर किसको पेमेंट मिलना है उसका नाम लिखा होगा, और अगर मान लीजिए आपने किसी एक्स के मतलब सी को ट्रांसफर किया तो सी जो है वो एक्स को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर हु विल रिसीव द पेमेंट, द नेम विल बी डिस्क्राइब विद द साइन ऑफ द इंडोर्सर, यानी इंडोर्सर का साइन है और इंडोर्सर ने उस पर्सन का नाम भी मेंशन कर दिया। दिस इज नोन एज स्पेशल इंडोर्समेंट। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट, ठीक है। जैसे चेक में क्या होता था कि बियरर चेक, जिसके पास भी चेक है वो पेमेंट ले सकता था, याद है चेक में था ना ये बियरर और Yes, ऑर्डर ma'am. वाला चेक मैंने Yes, बताया था। ma'am. तो जिसके पास भी चेक है वो अपना कैश में पैसा विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन होगा आपके ब्लैंक इंडोर्समेंट में। लेकिन स्पेशल इंडोर्समेंट में वही पर्सन को वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा मिलेगा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम होगा। तो एक्स का नाम था और सी को अगर मान लीजिए वो इंडोर्स हो गया तो सी जो है वो एक्स को डायरेक्ट पेमेंट करेगा, ना कि ए या बी को। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Now the third one is restrictive endorsement. Restrictive endorsement. अच्छा, आज जो भी टॉपिक में करा रही हूँ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना? Yes, क्लियर ma'am. हो रहा है ना? जो भी डाउट है फिर इसके बाद बुक की तरफ मूव करेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना। हाँ, पाबंदी लगाना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बैरियर, बिल्कुल। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होगा कि जहां पर आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फर्दर निगोशिएशन, यानी कि इसका अगर एक बार ए ने बी को इंडोर्स किया, मतलब बी जो है इंडोर्सी है, यानी इसके फेवर में एक बार ए ने जो क्या कर दिया, इंडोर्समेंट कर दिया और बी के पास वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो गया। अब जब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी के पास है तो बी जो है उसको फर्दर इंडोर्समेंट नहीं कर सकता है,
या तो वन पार्टी को इंडोर्समेंट कर सकता है, तो बी ने फिर क्या किया, सी को इंडोर्स कर दिया, और लेकिन अब सी जो है वो डी को नहीं कर पाएगा, यानी कि मल्टीपल इंडोर्समेंट का ऑप्शन खत्म करके आपने क्या किया कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पर आई थिंक रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही है कि जहां पर आप फर्दर इंडोर्समेंट के लिए मना कर देते हो, तो पार्शियल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए ने जब बी को दिया, इंडोर्स किया, तो अब बी जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को इंडोर्स नहीं कर सकता। दिस इज रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, means the endorsement cannot be done for the multiple time, it can be restricted by the endorser। तो इसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, विच रिस्ट्रिक्ट द फर्दर निगोशिएशन, मतलब बाकी आप इंडोर्स नहीं करेंगे, आप बाकी आप निगोशिएट अब आप नहीं कर सकते हैं, फर्दर निगोशिएशन इज नॉट अवेलेबल, दैट इज इन द रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट मतलब या तो इस वाले कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि फर्दर आप निगोशिएशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है? which allows transferring to the endorsee a part only of the amount payable on the instrument। यानी कि पार्शियल एंडोर्समेंट में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इट इज ट्रांसफर टू द एंडोर्सी, मतलब एंडोर्सर जो है वो एंडोर्सी को ट्रांसफर करेगा अ पार्ट ओनली ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यानी इंस्ट्रूमेंट का अगर 10,000 रुपया है, अगर इंस्ट्रूमेंट में 10,000 रुपया का पेमेंट है, तो मान लीजिए कुछ पार्ट जो है वो एंडोर्सी को ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि 2,000 रुपए, ठीक है। सो इट इज नोन एज पार्शियल एंडोर्समेंट which allows transferring to the endorsee a part only of the amount payable on the instrument। मतलब कोई थोड़ा सा पार्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट के जब आप इसको endorse करते हो। Yes Abhijit, I know your question that partial endorsement is not possible, ma'am, you already told it in the previous class। True? सही बात है? Yes। So I am just normally elaborating this point that but there is some exceptional that is written with that point कि अगर कोई पार्ट ऑफ पेमेंट बाकी रह गया, मान लीजिए कि अगर 10,000 पेमेंट करना था, 8,000 पेमेंट आया, 2,000 बाकी रह गया, तो उस 2,000 रुपए के लिए हम फिर से इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हैं। बताया था ये वाला भी पॉइंट? यस मैम, बताया था। तो हो गया ये पॉइंट, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये चीज नहीं कहा जा रहा है कि हम पार्ट में पेमेंट इसीलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो दे नहीं सकता। दिस इज नॉट द थिंग, दिस मे बी कि उतना ही ड्यू ही बचा हो, ठीक है। जैसे 10,000 था, 2,000 रुपए ड्यू बचा, 8,000 रुपए पेमेंट हो चुका है, तो अब उस 2,000 रुपए के लिए वापस से इंडोर्सर जो है वो इंडोर्सी को क्या करेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करेगा। तो पार्ट ऑफ पेमेंट के लिए इसको कहेंगे पार्शियल इंडोर्समेंट, जहां पर फुल अमाउंट का एंडोर्समेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर उस अमाउंट का एंडोर्समेंट हो रहा है जिसकी पेमेंट हो सकता है कि ड्यू बची हुई हो। क्लियर हो गया? समझ में आया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट वन इज कंडीशनल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल एंडोर्समेंट, ठीक है। where fulfillment of some type of condition is required। conditional endorsement यानी कि आप endorse कर सकते हो लेकिन कुछ conditions पे, जैसे कि मान लीजिए if you are not able to take the payment, ठीक है, if the person is deceased, person की death हो गई, कोई भी ऐसा situation आया, तब वहां पर कुछ conditions के साथ आपका endorsement किया जाएगा। तो ठीक है, जहां पर condition is applied on the endorsement, ठीक है, तो that is conditional endorsement। So these are the types of endorsement: blank endorsement, special endorsement, restrictive endorsement, आपका partial endorsement and the conditional endorsement, ठीक है। blank endorsement तो I guess मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है, फिर से एक बार बता दूं सारे पॉइंट्स कि क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है मैम। कंडीशनल फिर से बता दीजिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि ब्लैंक एंडोर्समेंट या फिर जो उसका एक और नाम है जनरल एंडोर्समेंट। यहाँ पर मैं एक एक करके फिर से बता दे रही हूँ कि जो एंडोर्समेंट है यहाँ पर ब्लैंक होगा, जनरल होगा, एंडोर्सर से साइन करेगा अपना नाम और वो पेबल हो जाएगा बियरर के लिए। दस वेयर अ बिल इज पेबल टू द राम और ऑर्डर
and he writes on its back Ram. It is an endorsement in the blank. Ram and the property in the bill can be passes of the mere presentation. ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा, सिर्फ नाम लिखना है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट में आपका वही चीज होगा कि आपका जो भी नाम आप किसको इंडोर्स करना चाहते हो उसका नाम लिखा होगा, मतलब किसको पैसा पेमेंट करना है, पेमेंट जिसके नाम पे होगा, जिसका वहां पर नाम होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर बिल जो है दैट इज मेड पेबल टू राम और ऑर्डर एंड इंडोर्स, मतलब राम के नाम पे पेमेंट होना है और इसको पे टू ऑर्डर ऑफ श्याम वुड बी स्पेशली इंडोर्स, मतलब पहले ये राम के नाम पे होना था लेकिन अब श्याम को ये पैसा देना है, तो क्या होगा कि वहां पर राम की जगह पे श्याम का नाम आएगा, क्योंकि हो सकता है कि राम ने खुद आपको रिक्वेस्ट किया हो कि श्याम के नाम पे आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इंडोर्स कर दे। तो यहाँ पर श्याम जो है वो मतलब बेसिकली यहाँ पर श्याम के नाम पर ही वो पेमेंट होगा, कोई भी और थर्ड पार्टी के नाम पे वो पेमेंट नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहां पर लिखा होगा पे टू मिसेस गीता ओनली या फिर पे टू मिसेस मतलब किसी एक पर्टिकुलर का नाम, इसके अलावा ना किसी को पेमेंट हो सकता है ना ही फर्दर इंडोर्स किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल एंडोर्समेंट में ये कंडीशन जो है, अगर मान लीजिए कि श्याम को नाम है पेमेंट करने के लिए, तो अगर वो चाहे तो ही कैन बेसिकली इंडोर्स इट टू द अदर पार्टी, लेकिन यहाँ पर पेमेंट जो है वो श्याम को ही होगा। लेकिन यहाँ थर्ड कंडीशन में रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में ये है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा होगा कि आप एक बार से ज्यादा एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, या जो फाइनल एंडोर्समेंट है अगर एक पर्सन का नाम उसमें लिखा गया ओनली के साथ, तो उसके अलावा आप किसी को भी एंडोर्स नहीं कर सकते। पार्शियल एंडोर्समेंट में वही होगा कि बिल 5000 का था, एंडोर्सीज ने उसको 2500 का कर दिया। एंडोर्समेंट इज पार्शियल एंड इनवैलिड, अगर कोई भी एंडोर्समेंट जो है विदाउट पेमेंट किया हुआ, आप फुल अमाउंट के केस में आप पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, जैसे 10,000 देना था और दिया नहीं अभी तक, तो 12,000 वो 2,000 रुपए नहीं लोगे, आप पूरा लोगे पैसा। लेकिन अगर पूरा ड्यू आपका कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए 8,000 रुपए पेमेंट हो चुका है और 2,000 रुपए बाकी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पार्शियल एंडोर्समेंट कर सकते हो, दैट इज द एक्सेप्शनल केस। बट बिफोर गेटिंग द अमाउंट यू कैन नॉट एंडोर्स पार्शियली, यानी कि अगर आपने पार्शियली पहले से 8,000 की जगह 10,000 की जगह 2,000 रुपए लेने के लिए आप रेडी हो गए, तो दैट इज इनवैलिड, जिसके बारे में मैंने अभिजीत को बताया था, याद है ना अभिजीत, जो तुमने क्वेश्चन किया था मुझसे? हाँ। और लास्ट वाला कंडीशन आपका होगा दैट इज कंडीशनल एंडोर्समेंट, या कंडीशनल एंडोर्समेंट में क्या होगा, जहां पर जो एंडोर्सर है वो अपना सिग्नेचर करेगा और राइटिंग में कि वो टाइटल ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ इवेंट्स के हिसाब से वो आपका एंडोर्समेंट होगा। द कंडीशन वाज अप्लाइड इन द एंडोर्समेंट, कुछ कंडीशंस लगेगा, जैसे कि आप सिर्फ इसको पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस डिसीज्ड पर्सन के सन को पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी इस तरीके से कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, तो आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी इंडोर्समेंट है, दैट इज फॉर्ज्ड इन एंडोर्समेंट। फॉर्ज का मतलब होता है जाली। तो फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट में क्या होगा कि अगर इंस्ट्रूमेंट जो है इज endorsed in full, we cannot negotiate it except by an endorsement signed by the person to whom or whose order instrument is payable। ठीक है, मतलब अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई फॉर्ज का मतलब होता है जाली एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने अपना एंडोर्सर जो है उसने साइन कर दिया और इसको किसी और पर्सन की जगह किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज नॉट, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बाइंड इट फॉर पेमेंट। सो बस फॉर्ज एंडोर्समेंट यही होता है, जाली एंडोर्समेंट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट एग्जाम्पल। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ए जो है, अ बिल इज इंडोर्स पे ए एन ऑर्डर, मतलब पे करना है किसको, ए को पे करना है। ठीक है, इंडोर्स किया गया, ए जो है इंडोर्स कर दिया इसको, किसको कर दिया इंडोर्स, ए इंडोर्सेस इट इन द ब्लैंक, मतलब ब्लैंक में इसने इंडोर्स किया। ठीक है, पे ए और ऑर्डर, यानी ए को पे करना है, ए इंडोर्स इट इन द ब्लैंक एंड इट कम्स इनटू द हैंड ऑफ बी, यानी बी को उसने ब्लैंक इंडोर्स कर दिया। अब बी ने सिंपली इसको डिलीवर कर दिया सी को, सिंपली डिलीवर नॉट इंडोर्सिंग,
ठीक है। अब सी जो है फॉर्जेस बी इंडोर्समेंट एंड ट्रांसफर इट टू डी, यानी सी ने अब उसको क्या किया, इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया डी को, ठीक है। अब यहाँ पर सी फॉर्जेस बीज इंडोर्समेंट एंड ट्रांसफर इट टू डी, अब उसने क्या कर दिया, डी को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर बी ने तो इसको इंडोर्स करके दिया, ठीक है। अब सी किसी को भी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, सो दैट कैन बी द सिचुएशन ऑफ द, आपका यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगा फॉर्ज का, अगर यहाँ पर आपका सी जो है वो जाली सिग्नेचर करके किसी को भी ट्रांसफर कर रहा है क्या, आपका बिल ऑफ, मतलब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, so that is known as forged endorsement. Here D as a holder does not derive his title through the forged endorsement and B but through the genuine endorsement of the A, मतलब आपको genuinely endorse करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा उस पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? लिख लेना what is the meaning of forged endorsement, लिखिए। Forged endorsement involves forging the payee signature for negotiation. The forged endorsement involves forging the payee signature for negotiation. Payee का मतलब समझ रहे हो? या payee कौन होगा? मैम जो पेमेंट रिसीव करेगा। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए जब, जैसे मान लीजिए कि पेमेंट रिसीव करना था ए को, ठीक है। अब ए ने क्या किया, अपनी वाइफ को बी को ट्रांसफर कर दिया। अब बी ने क्या किया उसको, मतलब बी, ए ने तो अपनी मर्जी से बी को ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जो बी है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर दिया उसने अपनी मतलब ए के इंफॉर्मेशन बिना प्रोवाइड किए उसने उसको ट्रांसफर कर दिया सी को, ठीक है। अब पैसा मिलना था ए को, तो ए ने तो अपने ट्रस्ट बेसिस पे बी को ट्रांसफर किया, वो अपना टाइटल दे दिया एंडोर्समेंट का। अब जो सी है, ये हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि सी जो है वो बी से बी का सिग्नेचर करके अपना वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया। समझ में आई बात? अब पेमेंट जो है वो सी को चला जाएगा, तो इसको कहेंगे फॉर्ज एंडोर्समेंट। अब क्लियर हुआ? यस अब मैम। क्लियर हो गया सबको? जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, पेई का सिग्नेचर अगर मान लो कि ये ए था, ए जो है उसको पेमेंट मिलना था, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से समझो, ए जो है वो इंडोर्सर है और बी जो है वो इंडोर्सी है, ठीक है। अब पेमेंट मिलना था बी को, ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट मिलना था मान लो बी को। अब बी ने क्या किया, बी के पास ये आया। अब कोई सी पर्सन था, उसने क्या किया, बी के इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कोई फॉर्ज सिग्नेचर कर लिया और पेमेंट का जो बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में जो पेमेंट है, हो सकता है ए को बी को करना हो, तो ए जो है वो अभी इसको कर देगा, सी को कर देगा, तो इसको कहेंगे फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। अब आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर हो गया? ठीक। यस मैम। एंडोर्समेंट में कई बार क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि चेक जो होता है, अगर मैं एक नॉर्मल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक की बात करूं, तो चेक जो होता है वो पेमेंट क्लियर होता है कहाँ से, आपके बैंक से। ट्रू, इट इज गोइंग टू क्लियर वाया बैंक। अब जो बैंक है, ही इज नॉट एबल टू चेक द, बोल सकते हैं ना कि आपका प्रॉपरली उसने चेक नहीं किया सिग्नेचर को, और उसके बाद फाइनली इससे क्या हो सकता है, सिग्नेचर अगर वो चेक नहीं करेगा तो व्हाट विल बी हैपन, दैट maybe the amount have to transfer to the A but it is transferred to the B, ठीक है। So because of the carelessness somehow and because of the lack of बोल सकते हैं हाँ वही carelessness की वजह से this can be possible. Even when the bank pays a check with a forged endorsement, it is the accounts holder responsibility to review the account statement and notify the bank of the fraudulent transaction. And if this things can be happened, so we have to basically बोल सकते हैं ना, we have to inform the bank about it, ठीक है। So I guess endorsement clear हो गया होगा, types of endorsement clear हो गया, special, blank, restrictive and all. Okay, अच्छा
इफेक्ट क्या हो सकता है फॉर्ज इंडोर्समेंट का? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉर्ज इंडोर्समेंट? तो आपका जो भी ड्राई मतलब जो भी आपका यहाँ पर जो लाइबिलिटी होगा दैट द कलेक्शन चेंज होगा पार्टी का, इट विल बी बेसिकली चेंज। ठीक है, कलेक्शन पार्टी बदल जाएगा, यानी पेमेंट करना किसी और का था और पेमेंट हो किसी और को गया। सो द फॉर्ज इंडोर्समेंट जो है वही जालसाजी एक तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, कुछ बुक से कर लेते हैं। तो अगर मैं बुक से स्टार्ट करूं बेसिक से, या आप लोगों ने कुछ पॉइंट? तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द definition of endorsement that is given in the under the section 15 of the Negotiable Instrument Act 1881. Legal provision regarding to the endorsement, effect क्या होगा endorsement का? ठीक है, what is the effect of the endorsement? तो endorsement जो भी होगा of a negotiable instrument followed by the delivery transfer to the endorsee property therein with the right of further negotiation. So in the effect of the endorsement, there can be the possible that after endorsing that can be transferred to the other party as well. तो मतलब दूसरे पार्टी को भी right that can be transferred. ठीक है, इंडोर्सर कौन होगा? इंडोर्सर वही होगा जो ड्रॉ करेगा, जो बनाएगा, जो इंडोर्स करेगा। द मेकर ऑफ द इंडोर्समेंट इज द इंडोर्सर। ठीक है, टाइम की बात करें तो negotiable instrument may be negotiated until its payment have been made by the banker, drawee or acceptor at or maturity, but not thereafter. Always remember that in the negotiable instrument there is a timeline which is given. In the bill of exchange and in the promissory note, the time is mentioned according to the both party. Like अगर A ने B से कुछ क्रेडिट पे लिया है तो A जो है मतलब ऑब्वियसली बी जो है वो ए को बोलेगा कि तुम मुझे 3 महीने के अंदर में पेमेंट कर दो, तो मैच्योरिटी डेट 3 मंथ्स हो जाएगा। चेक में भी आप लोगों को पता होगा कि 3 मंथ्स की मैच्योरिटी डेट है। तो मैच्योरिटी से पहले यू कैन एंडोर्स द बेसिकली चेक, यू कैन एंडोर्स द अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट आफ्टर मैच्योरिटी यू कैन नॉट ट्रांसफर बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टू द अदर पार्टी। सो जब तक पेमेंट नहीं हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मान लीजिए ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, क्योंकि ए ने बी को चेक दिया, ए ने किसको दिया चेक? बी को। ठीक है, अब बी जो है उस चेक को कितने मंथ यूज कर सकता है? 3 मंथ। अब बी ने क्या किया, उसको दे दिया सी को। अब ए का पेमेंट जाएगा सी को, सी ने मान लो दे दिया डी को, तो ए का पेमेंट जाएगा डी को। लेकिन ये सारे प्रोसीजर तभी तक पॉसिबल है जब तक आपका पेमेंट ना हुआ हो, यानी बिफोर पेमेंट एंड बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो मैच्योरिटी डेट से पहले, या तो पेमेंट हो गया है तो पेमेंट से पहले आप ये इंडोर्समेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आपका endorsement for the part of the amount which I already told you that it is not the endorsement। जब भी होगा इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स, जब भी होगा वो पूरे इंटायर अमाउंट के लिए होगा। कोई भी राइटिंग में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी वैलिड नहीं है। अगर मान लीजिए कि ए ने बी को दिया चेक और उसके बैक साइड में लिख दिया कि 2,000 रुपए लेना इस चेक से, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, so any kind of writing on a negotiable instrument, मतलब no writing on negotiable instrument is valid, वो valid नहीं होगा। ठीक है, आपका जो भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी राइटिंग, मतलब अगर पीछे लिख दिया 2,000 पेमेंट लेना तो चलेगा नहीं, 1,000 लेना पेमेंट, फुल पेमेंट मत लेना, 5,000 पेमेंट लेना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर कोई राइटिंग होगा भी तो दैट इज टू ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ अमाउंट अपीयरिंग टू ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई पैसा ड्यू है, मतलब बचा हुआ पैसा है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडोर्समेंट जो है वो पार्ट ऑफ पेमेंट का हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए ने बी से 20,000 रुपीज का सामान लिया, ध्यान दीजिएगा, 20,000 का कुछ प्रोडक्ट लिया। अब इसने क्या किया, 15,000 रुपीज का एक चेक बनाया और इसने बी को दे दिया, या फिर मतलब
बी ने बोला कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझे 15,000 का चेक दे दो, तो ए ने इसको 15,000 का चेक दे दिया। अब बचा हुआ जो 5,000 रुपया है इसके लिए इसको अलग से चेक बना के फिर इसको देना पड़ेगा, किसको, बी को। तो यहाँ पर बचे हुए जो भी ड्यू अमाउंट है उसके लिए आप एक अलग से इंस्ट्रूमेंट जो है बना के दे सकते हो, लेकिन अगर उसने 20,000 का चेक दिया तो 20,000 रुपए का चेक में आपको 15,000 रुपए रिसीव हो, इट इज not possible. It will become invalid because there is no partial payment or partial endorsement is possible. ठीक है, बैलेंस अमाउंट के लिए आपको अलग से इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली गिवन इन द सेक्शन 56 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. Okay, now the next one is the legal representative of the deceased person cannot negotiate by delivery only. मतलब अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस लाइन का पहले मतलब समझिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी हायर बाय द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया जा सकता है, ऑफ अ डिसीज पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हो गई है, कैन नॉट निगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली, मतलब इस सिचुएशन में सिर्फ डिलीवरी से वो निगोशिएट नहीं होगा। The legal representative of deceased person cannot negotiate by delivery only. Negotiate सिर्फ करने से, डिलीवरी करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर चेक है, that is payable to the order and endorsed by the deceased but not delivered. अगर मान लीजिए कि deceased person है, उसने कोई चेक बनाया हो, ठीक है, मैं चेक का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर उसने कोई चेक बनाया हो और ठीक है, चेक बनाया हो लेकिन डिसीज पर्सन ने उसको डिलीवर ना किया हो, मतलब डिलीवर करने से काम नहीं चलेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। मान लीजिए कि यहाँ पर ए पर्सन था, ठीक है, अब ए जो है उसको चेक बनाना था बी के लिए, और इस ए पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसके चेक को, मान लीजिए कि इसका जो चेक था जो ए के लिए बनाया गया, वो चेक को अगर सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवर कर देगा बी को तो ये काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है, ठीक है, कि सिर्फ डिलीवर्ड करने से काम नहीं होगा। इफ द इंडोर्सर डाइज आफ्टर इंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द ऑर्डर बट विदाउट डिलीवरिंग द सेम टू द एंडोर्सी, सच एंडोर्समेंट शैल नॉट बी वैलिड एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट कंप्लीट इट्स नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडोर्सर, अगर ए ने पहले इसको डिलीवर कर दिया बी को, तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी द वैलिड, बिकॉज ए की डेथ उस समय नहीं हुई थी जब वो इसको डिलीवर कर रहा था, इंडोर्स कर रहा था, लेकिन बिना डिलीवर किए अगर इसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डिलीवर कर देगा तो ये काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, it will become invalid. The legal representative when he will do the endorsement or deliver the thing, it is not going to be valid transaction. Clear हो गई बात, समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज जनरल रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ एंडोर्समेंट। कुछ रूल है आपके एंडोर्समेंट से रिलेटेड। पहला, सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर, जो सिग्नेचर होगा डॉक्यूमेंट पर for the purpose of endorsement must be that of the endorser or any other person who is duly authorized to endorse on his behalf. If the check is payable to two persons, both of them should sign their names in their own handwriting. If the endorser sign in the block letter, it will not be considered a regular endorsement. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी सिग्नेचर आप डॉक्यूमेंट पे कर रहे हो, चाहे वो एंडोर्समेंट के लिए कर रहे हो, तो एंडोर्सर या कोई भी पर्सन जो है जो एंडोर्सी के लिए साइन कर रहा है, दैट विल बी ड्यूली ऑथराइज्ड, यानी ऑथराइज्ड होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। चेक जो है, अगर कोई चेक है दैट इज पेबल टू टू पर्सन, दो लोगों को आपको चेक ट्रांसफर करना है, बोथ ऑफ देम शुड साइन देयर नेम्स इन देयर ओन हैंडराइटिंग, अपने हैंडराइटिंग में साइन करेंगे, ब्लॉक लेटर में साइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग, कोई भी एंडोर्सर जो स्पेल करेगा अपना नाम in the same way as his name appears on the check or the bill as its pay or endorsee, यानी अपने नाम का स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, जो नाम आप नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है, अपना नाम, वही नाम जो है वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रॉपरली, कोई भी वर्ड्स या लेटर उसमें नहीं छूटना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लिखा है वीरेंद्र प्रकाश है,
तो आपने उसका नाम बदल के, मान लीजिए कोई भी उसमें ए छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो इसकी वजह से भी वो इंडोर्समेंट पूरा नहीं होगा। सो नेम जो होना चाहिए, जो भी आपने नाम लिखा है उसी को रेगुलरली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये सारे रूल्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, साइन सही होना चाहिए। नो और एडिशन और ओमिशन ऑफ द इनिशियल ऑफ द नेम। आप लोगों को भी पता होगा कि चेक में अगर नाम वाम अगर आपने काट के लिखा होगा तो चलता है क्या? छोटा सा भी मिस्टेक होगा ना तो चेक आपका नहीं चलेगा, पता है ना। व्हाइटनर भी लगाओगे तो चेक चलेगा क्या? नो मैम। नो मैम। अब फोटो स्टार्ट वाला चेक, वो भी नहीं। नो मैम। वो भी नहीं, ठीक है। तो कोई भी चेक का फोटो स्टार्ट करा लिया यानी आपने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो कैंसिल चेक में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इनिशियल नाम में कुछ भी आप ऐड नहीं करोगे, ना ही ओमिट करोगे, ना ही उसको चेंज करोगे, ना ही उसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। अगर चेक पे एस सी गुप्ता लिखा है तो आप उसमें एस गुप्ता नहीं कर सकते, रेक्टिफाई कट नहीं कर सकते। ऐसे क्या होगा, अगर आपने कोई भी ओमिशन करा तो वो इंडोर्समेंट पूरा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे चेक मिला, मान लीजिए ए ने चेक दिया बी को, ए ने चेक दिया बी को, और बी जो है, बी का नाम इसने गलत लिख दिया, तो वो केस में भी आपका चेक जो है वो इंडोर्स नहीं होगा। अगर इसने उसमें कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है, बी बी का नाम कुछ भी इसमें कट कर दिया, चेंज कर दिया, तो उस केस में भी इंडोर्समेंट नहीं होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स टू बी एक्सक्लूडेड। कोई भी नाम के भी आगे ये जो मिस्टर मिसेस ये सब चीजें लगाते हैं वो नहीं लगाना है। The prefix and suffix to the name of the payer or endorsee not need to be included. उसको include करने का जरूरत नहीं है आपके endorsement के टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए जो वर्ड्स होता है मिस्टर, मिस्टर, मिस, श्री, श्रीमती, लाला, बाबू, जनरल, डॉक्टर, मेजर, ये सारी चीजें आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बहुत लोग लिखते हैं ना, घर पे बोलने का तरीका होता है ना, लाला जी और ये, डोंट यूज द पेट नेम और दीज काइंड्स ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स, यू डोंट नीड टू यूज व्हेन यू आर एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया सबको? यस यस मैम। ठीक है। अब व्हाट आर द रेगुलर फॉर्म ऑफ एंडोर्समेंट? देखिए, व्हाट आर द रेगुलर फॉर्म्स ऑफ एंडोर्समेंट? Regular forms of endorsement. Okay, so before moving toward this point, I'm going to take the mark of some students. Regular forms of endorsement से हम लोग इसको next class में cover करेंगे, ठीक है। चलिए, जो tell me about what is the meaning of the credit card and what are the functions of that and how you can get the credit card. क्या बोले मैम? क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, what are the functions of credit card and how you can apply to get the credit card? Tell me about it. मैम क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक लोन, एक तरह का वो इधर देखिए, इधर इधर स्क्रीन पे देखिए, नीचे Yes, ma'am. किताब पे देखने से नहीं मिलेगा आंसर। चलिए बताइए। क्रेडिट कार्ड में फंक्शन हम्म। उसका याद नहीं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? मैम क्रेडिट कार्ड क्रेडिट क्या कार्ड होता है? मैम क्रेडिट बोलो। कार्ड एक जस्ट लाइक एक तरह का लोन है जो एक तरीके का लोन है जो what मैम is the credit card and what are the various functions of that? Ma'am, credit card is a type of card in which the which is provided to the person for the using the amount without having the sufficient balance in her account. For example, if the person don't have the balance in his account, they can also use the facility of any type of facility anywhere. For example, up to the limit whatever. ये क्या बोल रहे हो? ये होता है क्रेडिट कार्ड? आई एम नॉट आस्किंग द बैंक ओवरड्राफ्ट, आई एम आस्किंग व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। Ma'am, credit.
मैम इसमें क्रेडिट कार्ड में होता है कि इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड, इंटरेस्ट रेट के थ्रू उसको इंटरेस्ट रेट भी उसको पेड किया जाता है अगर वो सर्टेन अमाउंट पेड नहीं करता है, अगर कोई चीज, अगर अमाउंट जो पार्शियली राइट, हाँ पार्शियली आप सही कह रहे हो, लेकिन पार्शियली इट्स नॉट करेक्ट. ओके, so give me the answer of the next question. Ashutosh, I'm asking the next question. That tell me what is NEFT? Ma'am, NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. Under NEFT, there is the minimum transfer amount up to 1 lakh, and there is no maximum transfer amount because it depends on bank to bank. It differs from bank to bank, and there are different types of under NEFT. The speed of the transferring funds is approx 2 or 3 hours, and the services provided in NEFT is 24/7. And it is very reliable and very economical, and it is also economical and for very easy to use for the person having account in NEFT. Okay, good. Next, yes, Arpit. Yes, ma'am. Okay, give me the answer of what is RTGS. Arpit, just wait for a sec. Ashutosh, you can exit. Tell me what is RTGS. मैम मेरे से भी क्रेडिट कार्ड वाला क्वेश्चन पूछ ली. Okay, बताइए what is credit card. मैम क्रेडिट कार्ड एक बैंक अपने कस्टमर को, उस कस्टमर को देती है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है. एक क्रेडिट कार्ड अगर हम कस्टमर है और मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो मैम उसमें मेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी हो तो उस कार्ड का एक लिमिट होता है, उतना हम उसका यूज कर सकते हैं, और फिर किसी एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे वो अमाउंट बैंक को पे करना होगा. अगर वो मैंने नहीं किया तो बैंक मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और उस इंटरेस्ट को भी मुझे उसको पे करना होगा. जरूरी नहीं है कि मेरे अकाउंट में अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए और मेरे को 20,000 का कुछ सामान खरीदना है, तो मैम उस 20,000 का हम सामान खरीद सकते हैं. लेकिन ऐसा मेरे डेबिट कार्ड में होगा तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरे उस अकाउंट में 20,000 होना चाहिए तो ही हम 20,000 का सामान खरीद सकते हैं. ठीक है, चलिए बताइए व्हाट इज द RTGS. RTGS मैम ये एक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बड़े दैट. अमाउंट को फुल फॉर्म नहीं है. अच्छा, आगे बताइए. मैम जितना जल्दी हो सके किसी अमाउंट को ये जो पेयर है वो उस पे को पहुंचा सकता है बैंक के थ्रू. ये सबसे इजी वे है किसी अमाउंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाना. ठीक है, गुड. ओके, नेक्स्ट. Arpit, you can exit. Now next student, Abhishek, I'm going to ask some questions. Tell me about what is a safe custody and what are the functions of that and what are the guidelines which is given by the RBI for that. A safe custody is provided by the bank where the beneficiary things are where the beneficiary goods or some precious objects are set are provided by the bank to take the custody for the period, and therefore it is good from the object living at the house to the bank. What ma'am इसके आगे क्या पूछी थी? What are the guidelines which is provided by the RBI for the safe custody? guidelines? नहीं याद है? Okay, No. tell me what are the types of accounts in the bank? There are 4 types of account. Fixed deposit account, second one is saving deposit account,
third one Hmm. is current deposit account, and fourth one is Savings, recurring deposit account. recurring, current, saving, and fixed, right? Yes, Okay. ma'am. Okay, Abhishek. Okay, good. Thank you. It's done. Done. Thank you, ma'am. Okay. Next, Abhijit. Yes, sir. Good morning, ma'am. Okay. Good morning. Chalo. Tell me about that. What is the traveler checks? Traveler check. It's have a well, जैसे it's have a no time and no commission is no commission is taken by the bank, and no time is given to the clearance of the check, traveler check. And traveler check is a check which is drawn by the bank in with the giving to the cash to the bank, and then he gives that check to us to and take the check to the other place for clearance or for traveling check is called. And there was is easy to carry and easy to carry to in compared to the cash, because the cash is unsafe, and the traveler check have a sign to by the sign to the bank. Okay. Yes. Tell me tell me what is the difference between the fixed deposit account and saving account? Fixed deposit account and saving account. Fixed deposit account have a high interest in compared to the saving account, and fixed deposit has a long duration deposit, and saving account has a short duration account to the saving and for the deposit, and withdraw any time by the saving account. But fixed deposit have a maturity period, and fixed deposit has a compared to a large amount in compare, and saving deposit is easy to easy for the salary person or who save the money to the in the bank. Okay. Good. ठीक है. Okay. So